गुड मॉर्निंग। बागवान साथियों नमस्कार। रामपाल इधर देख। ठीक है, कैसा लग रहा है बेटा काट के? हैं? कितना दाना कट रहा है रामपाल एक पेड़ से? 5 दाना, अरे 4 दाना। जो कितना दाना रख रहे एक बीमा में? एक। अच्छा, और काट के कितने दाने काट रहे होने तुम एक दिन में? एक दिन में हजारों? 1000 से ज्यादा काटते थे। 1000 से ज्यादा। पहले किया कभी ये काम? कभी तो किया नहीं। कभी नहीं किया है? एक दाना रख रहे हैं, कभी किसी में 5 है, किसी में सारा टोटल। अच्छा, भगवान साथियों नमस्कार। आज जैसा कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं,
हमारे बगीचे में फ्रूट थिनिंग का कार्य चला है और एक आप मेरे हाथ में एक फ्रूट थिनिंग डिस्को भी देख रहे होंगे। तो बागवान साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारा फ्रूट थिनिंग का। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई फ्रूट थिनिंग के बारे में, तो हम बात करेंगे ही। आज कुछ और भी बात करेंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा आना खेत में हुआ। एक फैमिली फंक्शन की वजह से मैं आप लोगों के फ़ोन कॉल्स भी रिसीव नहीं कर पाया, मैसेज SMS के जवाब भी नहीं दे पाया। तो बागवान साथियों, अगर आपको रेगुलर क्रॉप लेनी है तो आपको कहीं ना कहीं फ्रूट थिनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैटर ये नहीं करता कि सेब पहली बार लगे, हर बार लगते हैं, मगर क्या करे, लोग फ़ोन काट के भी फ़ोन करते रहेंगे क्योंकि उनसे ज़रूरी, उनको लगता कि उनके फ़ोन से ज़रूरी कुछ और चीज़ नहीं रह गई है। तो अगर आपको रेगुलर क्रॉप लेना है, अच्छी क्वालिटी लेनी है, अच्छा साइज़ लेना है, तो आपको डेफिनेटली फ्रूट थिनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई, जैसे कि एक सुंडी आपको मैंने दिखाई स्टार्टिंग में वीडियो में। तो आजकल सुंडी का प्रकोप बगीचों में बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज मैं अपनी लेबर से भी पूछ रहा था जो फ्रूट थिनिंग कर रहे, तो इन्होंने बताया कि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मगर फ्रूट थिनिंग का आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है, जो फ्रूट आपका डैमेज कर दिया है इंसेक्ट ने, उसको आप काट के फेंक सकते हैं। मगर अभी भी सुंडियाँ पेड़ों पे है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके बगीचे में मॉनिटरिंग करते हैं आप लोग, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर सुंडी का प्रकोप ज़्यादा है तो आप स्प्रे की ओर जाए, क्योंकि ये बी ग्रेड बना देगा आपका सारे फ्रूट को। तो इसके लिए आपके पास सुंडी के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड मिलता है, जैसे एक टाटा कंपनी का टकुमी आता है, एक इफ्को का टेकीबी भी आता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज बनाती है जो स्पेशली सुंडी के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आपको डेफिनेटली उस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि बी ग्रेड हो जाएगा और डैमेज कर लेगा वो फ्रूट को। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होती है मॉनिटरिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया। आप बगीचों में जाइए, देखिए, अगर आपके डैमेज कम है तो आप बिल्कुल भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, किसी भी प्रकार का। जैसा कि आपने देखा, सकिंग पेस्ट के लिए हमने पहले ही रोगर या टफागोर, सेम चीज़ है दोनों ही, उसकी स्प्रे की थी। तो काफ़ी कंट्रोल में है हमारे एफिड्स और सेला, एपरऑल्फियर सेला काफ़ी कंट्रोल में है हमारे। उसके साथ साथ आपने देखा होगा फ्रूट का साइज़। तो जहाँ भी हमने टाइमली, वैसे मैं अब लेट हूँ फ्रूट थिनिंग के लिए, क्योंकि इतना मतलब हो ही नहीं पाता है, और सेब भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। जो हमारा फ्रूट है वो 20 mm तक, और कुछ फ्रूट तो 26 mm तक पहुंच चुके हैं हमारे। वैसे फ्रूट थिनिंग आपके 20 mm से नीचे नीचे हो जानी चाहिए। उसके साथ साथ हम बगीचों में देख रहे हैं कुछ पत्तों में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सी मुझे दिख रही है, मगर मैं शायद आपको यहाँ, यस दिस वन, कुछ इस टाइप के लीव्स भी इस साल काफ़ी मात्रा में है। और अभी फर्स्ट फेज में मुझे ये लग रहा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैग्नीशियम की कमी हो चुकी है, जबकि हमने मैग्नीशियम की स्प्रे भी करी थी, और अब हमें मैग्नीशियम भी ऐड करना पड़ेगा अपनी
स्प्रेज में बहुत सारे पत्तियों में ये स्थिति है। और जैसा कि हमने इसमें सीवीड डाला, मैग्नीशियम डाला, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है। इस साल बहुत अच्छी बात यह है कि वेदर बहुत फेवर का जा रहा है और मैं वेजिटेशन देख रहा हूँ लगभग 1.5 फीट तक कई जगह पर न्यू ग्रोथ पहुँच चुकी है। बड़े या छोटे कोई भी प्लांट है, तो अच्छी वेजिटेशन की ओर बगीचा जा रहा है। और हमने नाइट्रोजन की एक एप्लीकेशन काफ़ी 2-3 साल के बाद मैंने नाइट्रोजन अप्लाई किया। यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को मिक्स करके हमने 1 kg के हिसाब से डाला और बहुत अच्छा समय है नाइट्रोजन डालने का, क्योंकि मॉइस्चर बहुत अच्छा है। बहुत सालों के बाद एक अच्छा फेवर का वेदर मिला है हमें, और आप नाइट्रोजन अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है छोटे प्लांट्स में जो नॉन बेयरिंग है, उसमें आप हर 15 दिन में या 20 दिन में थोड़ा थोड़ा, चाहे आप चम्मच या 2 चम्मच के बराबर नाइट्रोजन को अप्लाई करते रहे, ताकि आपके अच्छी वेजिटेशन आती रहे बगीचे में। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो आ भी रहा है काफ़ी, तो जो हम फ्रूट थिनिंग को लेके आ रहा है, तो जो हम फ्रूट थिनिंग करते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए हमने कट डाउन कर दिए है। इसमें रेड गोल्डन की कलम है, तो जो रेड गोल्डन है उसको लगभग हम 100% ही जो कलमों वाले हैं उसको काट के फेंक लेते, उसमें हम एक भी फ्रूट नहीं लेते। ग्रैनी स्मिथ जहाँ है हमारे पास, तो काफ़ी कम से कम 6 से 8 इंच की दूरी पे हम एक फ्रूट लेते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा साइज आ जाता है ग्रैनी स्मिथ में। पॉलिनेशन में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा फ्रूट थिन करे, आप कम फ्रूट थिन ना करें, तभी उसमें क्वालिटी बनेगी। और दूसरा जो रॉयल है, उसमें भी हमारा लगभग 4, 5 और 6 इंच का फ्रूट टू फ्रूट का जो डिस्टेंस है वो 4 से लेकर 6 इंच के बीच का रहेगा हमारे रॉयल में भी और स्पर्ज में भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आजकल जो छोटे प्लांट्स है उसमें टूथपिक को लगाने का समय भी आ चुका है। लगभग 5 से 6 इंच तक या 7-8 इंच तक भी ग्रोथ जा चुकी है, तो उसमें आपको छोटे प्लांट्स में टूथपिक फंसाने का भी अच्छा समय है अब। और एक दुखद खबर भी काफ़ी आ रही है, वो है हमारी ओलावृष्टि को लेके। बागवान साथियों, वैसे अगर आप मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, तो जो एक बार डैमेज हो चुका है फ्रूट, वो किसी भी स्प्रे से पूरी तरह रिकवर नहीं करेगा। अब तो सिर्फ ये है कि भाई आप लीव्स को थोड़ा बचा ले, या नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी न्यूट्रिशन डाल दे, या छोटे दागों को आप रिकवर कर पाए। तो जब आपके ओलावृष्टि होती है, तो सबसे पहले आपको जो स्प्रे करनी चाहिए, उसमें आपको फंगेसाइड एक तुरंत 24 घंटे के अंदर कर लेनी चाहिए, जिसमें हमारे M45 मैनकोजेब बहुत बढ़िया काम करता है। इसकी आप स्प्रे कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके लगभग 3 से 4 दिन के या 3 दिन के बाद भी आप जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम और उसमें आप यूरिया भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी स्प्रे आप ओलावृष्टि के लगभग 3-4 दिन के बाद कर सकते हैं। फिर उसके बाद लगभग 7 से 10 दिन के बाद एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपके सभी तरह के पोषक तत्व हो, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपके जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, NP, जो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में हो। वैसे ओलावृष्टि के बाद जो एग्रोमीन, मल्टीप्लेक्स, इस टाइप के सस्ते टॉनिक्स लोग डालते हैं, और वो ओलावृष्टि के लिए अच्छे है, कारगर है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि ओलावृष्टि के बाद होता क्या है, ओलावृष्टि के बाद आपका प्लांट पूरी तरह स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि लीव्स कट जाते हैं और भोजन नहीं बना पाता है। जो आधा अधूरा पत्ता होता है, उससे ही प्लांट्स को भोजन बनाना पड़ता है। तो जो स्ट्रेस से बाहर निकालता है, तो उसके लिए आपके
सीवीड और ह्यूमिक एसिड सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास सीवीड है, जैसे आपके अमेज एक्सेल है, टाटा बहार है, ईसा बियॉन है सजेंटा का, ऐसे अलग अलग कंपनीज के जो आते हैं, इको ह्यूम है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल सकती है। उसके साथ साथ जो बागवान साथी कुछ और करना चाहते हैं या इसको परचेज भी नहीं करना चाह सकते हैं, तो आपके पास जीवामृत भी अच्छा ऑप्शन है। आप गौमूत्र और लस्सी की स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है गौमूत्र हमारे। तो कुछ लोग जो प्राकृतिक खेती करते हैं, बायो में डालना चाहते हैं, और इवन जो गौमूत्र और लस्सी है उसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ दिन के बाद हम करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, और मुझे ये लग रहा है कि अब वैसे एचएमओ का समय भी आ चुका है लो हाइट्स में, तो आपको 2 लीटर एचएमओ की स्प्रे भी आप इसमें कर सकते हैं। हम भी करेंगे अभी 2-1 दिन में। तो उसमें मैं तो उसमें स्पेशली मैडन को ऐड करता हूँ, ताकि हमारे जो माइट्स है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाए। और अभी से, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका है स्टार्टिंग में रोकने का माइट को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि माइट भी काफ़ी आएगी अगर ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ेगी। वैसे अभी अपने बगीचे में मुझे ऐसा कोई सिम्टम दिखा नहीं माइट का, या कहीं मैंने आइडेंटिफाई की है। तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान स्पेशली अपने बगीचों में रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, छोटे प्लांट्स में आजकल घास उगने लग गया है, तो स्पेशली आप छोटे प्लांट्स में, वैसे तो बड़े प्लांट्स में भी, अपने तौलिए को साफ करें और सारा घास पटके उसी के अंदर डाल दे, मल्च कर दे, ताकि ग्रीन मल्चिंग हो पाए आपकी। अदरवाइज जो आपके खादें डाली आपने या न्यूट्रिशन डाली है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी या वो घास ले लेगी उसको। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में आप लोगों के ले लूं। सॉरी। एक और समस्या से मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। आपको कई जगह पे ये प्रॉब्लम आती होनी। आप देखिए, इसका हेड रुक गया है और साइड वाली ब्रांच ग्रो कर रही है। यहां पर भी ये समस्या आपने देखी होगी। कुछ एक प्लांट में आपको अगर मैं दिखा पाऊं, ये देखिए, ये ब्रांच जो आपको दिख रही है। बागवान साथियों, अगर आपको अपने बगीचे में ऐसी कोई समस्या दिखती है तो ज़्यादातर ये डाईबैक है, और जिंक की कमी से भी सबसे ज़्यादा ये आता है। तो जिंक सल्फेट को आप लगभग, अगर छोटा घोल आप बनाएंगे तो 4 किलो जिंक सल्फेट को 50 किलो ताज़ा गोबर के अंदर डाल दे, और उसमें 1 से 2 लीटर गौमूत्र डाल दे। उसको 8-10 दिन तक रहने दे, और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहे बीच बीच में, दिन में 1-2 बार। 10 दिन के बाद वो सोल्यूशन जब तैयार हो जाएगा आपके, उसके बाद आप एक बड़े पौधे में 4 से 5 या 6 लीटर तक सॉइल के माध्यम से डाल सकते हैं, जिससे जो ये डाई बैक की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी आपकी। ये वाला जो मेरा ऑर्चर्ड है, ये मैंने अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र किया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या है ये वाली, काफ़ी प्लांट्स में और काफ़ी ब्रांचेज में। तो इसको बनाए जब लाएंगे तो बनाएंगे, और आपसे भी साझा करेंगे हम इसके बारे में। यशपाल ठाकुर जी, बिल्कुल आप अमेज एक्सेल को फंगिसाइड के साथ वॉलनट स्टेज पे डाल सकते हैं।
बिल्कुल सतीश गेदटा जी, बहुत ज़्यादा समस्या ग्रीन और ब्लैक एफिड्स की, और जबकि हमने किया भी था रोगर और काफ़ी कंट्रोल है, वैसे बहुत नहीं है, तभी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार समस्या है। नरेश जी, आप कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो आप लस्सी करें वो अपने आप में फंगेसाइड है। वैसे आपको फंगेसाइड डालने की जरूरत नहीं है उसमें, अभी स्टार्टिंग में आपके हो जाएगा। विजय कुमार जी, ओले के बारे में मैं बता चुका हूं। वॉलनट साइज की जो स्प्रे आएगी, अगर आपकी थर्ड स्प्रे है तो आप कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, अब कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक फंगीसाइड पे जाएंगे आप। रजनीश डेरियान जी, मेलाथ्योन आप कर सकते हैं, मगर अब इसके रेजिस्टेंस बिल्ड हो गए, इतने अच्छे रिजल्ट आते नहीं, इसलिए थोड़ा सा चेंज कीजिए अपना सॉल्ट को आप। मेरीवॉन की जो रिसेंटली नई रिकमेंडेशन आई हो नॉन यूनिवर्सिटी की, वो 50 ml पर 200 लीटर वाटर है। कृष्ण भारद्वाज जी, एचएमओ की स्प्रे आप फंगेसाइड के 7 दिन के बाद आप कर सकते हैं। रवि ठाकुर जी, जिंक बोरॉन वॉलनट पर इतना ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है आपको। अब जिंक और बोरॉन आप कॉम्बिनेशन में न्यूट्रिशन पे जो भी मिलते हैं उस पे जाइए। ज्यादा बोरॉन की वजह से भी रस्टिंग आ जाती है फ्रूट में। एचएमओ के साथ आप मैडन को ऐड कर सकते हैं, 200 ml मैडन को और 2 लीटर एचएमओ को। बहुत अच्छा समय है आशु शर्मा जी एचएमओ करने का, टेम्परेचर बहुत फेवरेबल है। अनु चौहान जी, मैं बता चुका हूं ओले के लिए। कुणाल भिमटा जी, कर सकते हैं, अब कितना कारगर होगा, मगर ये अगर कम मात्रा में है तो आपको नीम ऑयल कर सकते हैं, उससे कंट्रोल हो जाएगा काफी हद तक। रियान अहमद जी, डेफिनेटली। शंबर जी, गिट्टू जी, नैनो यूरिया मैंने अप्लाई नहीं किया, इसलिए मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं जो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस ना हो मैं उस बारे में बात ही नहीं करता। रविंद्र ठाकुर जी, लूना की स्प्रे आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अभी बहुत अच्छा टाइम है अभी भी करने का। बबलू शर्मा जी, बिल्कुल भी नहीं, ठंड की वजह से ड्रॉप नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस बार हाइट में स्पेशली काफी समस्या रही फ्रूट सेटिंग की। रवि ठाकुर जी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट थोड़ी बहुत देता है, मगर पिछले 2-2.5 वर्षों से स्थिति बहुत से बदतर हो चुकी है हॉर्टिकल्चर विभाग की। बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। पहले यहां भी भरपूर मात्रा में, काफी अच्छी मात्रा में मिल जाती थी, अब नहीं मिलती है, बहुत कम है, बहुत बुरे हाल है। ये तो सरकार के एंड का काम है, सरकार को देखना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं। ना नेट्स की सब्सिडी मिल रही है, ना ड्रिप्स की सब्सिडी मिल रही है, ना दवाइयाँ मिल रही है, और जो स्प्रे आज पड़नी है नौनी के शेड्यूल के अनुसार उसको वो 1 महीने के बाद लाते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और जो फ्रूट की सेटिंग नहीं हुई है बहुत सारे लोगों की, आज मैं भी अपने हाइट वाले ऑर्चर्ड में जा रहा हूँ, आज वहां से भी मैं देखूंगा कि हमारी कैसी क्रॉप है, तो इसके बाद जाने वाला हूं मैं। और जो फ्रूट सेटिंग नहीं हुई है उसका एक बड़ा कारण है, उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा डस्ट, मिट्टी। जब भी तूफान चलता है, खासतौर पर हवाएं आती है हमारे राजस्थान के ऊपर से होके हिमाचल की ओर, तो एयर में सारी डस्ट होती है, और जैसे ही बारिश आती है उस डस्ट के साथ वो फूल के ऊपर पोलन ट्यूब्स को ही बंद कर देती है। जो इस साल समस्या रही वेदर की, बाकी कोई समस्या नहीं रही। 3 दिन का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत डैमेज कर गया है फ्लावर को, लगभग 64-65 फीट हाइट पे।
मगर जो सबसे ज्यादा डैमेज किया वो किया डस्ट ने। तो इस पे तो कोई ना दवाई असर करेगी, ना मधुमक्खियां पॉलन्स ले पाएगी। तो मौसम के साथ तो आप और हम क्या ही कर सकते हैं, मगर किसान तो मेहनत ही कर सकता है और अपने एफर्ट्स डाल सकता है। और इस साल जो फ्रूट की शेप है वो भी बहुत लाजवाब है। अगर मैं पीजीआर की बात करूं तो आपको मैंने वीडियो में भी दिखाए, फ्रूट्स का साइज बहुत अच्छे के साथ साथ बहुत लॉन्गेटेड है। और जबकि हमने सिंगल ही स्प्रे इसमें करी थी लोअर पार्ट में, और एक हमने अपर पार्ट में स्प्रे करी थी पीजीआर की। बिल्कुल अंकुश वर्मा जी, फ्रूट सिंगल रखना है आपने। ये देखिए सिंगल सिंगल फ्रूट इसमें लेबर कर चुकी है। ये रॉयल का प्लांट है हमारे। ये देखिए फ्रूट की शेप। और एक चीज आप अभी भी देख सकते हैं कि क्या कहीं आपके फ्रूट के पीछे बैक साइड में रस्टिंग तो नहीं आ गई। आप देखें कि मेरा जो फ्रूट है वो पूरा क्लीन है। मैं आपको अगर अच्छे से दिखा पाऊं अभी, ये देखिए शेप। आप बैक साइड से देखिए, बहुत सारे लोगों के अभी रस्टिंग आ जाती है। अगर आप देखेंगे मेरे फ्रूट में तो अभी भी एक भी फ्रूट में कहीं मुझे रस्टिंग नहीं दिख रही है। ये देखिए शेप, ये देखिए पीछे से। ये देखिए शेप। और आप देखेंगे फ्रूट थिनिंग, और मेरी एब्सेंस में हुआ है ये काम। पंडित कुलदीप शर्मा जी, बिल्कुल भी नहीं। फ्रूट ड्रॉपिंग के लिए वैसे NAA प्लेनो फिक्स की लोग स्प्रे करते हैं। तभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब हम पीजीआर के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि ये जो NAA प्लेनो फिक्स है वो ऐसा पीजीआर है जो फ्रूट की थिनिंग को करता है और फल को झड़ने से बचाता है। तो इसके लिए हमारे NAA ही सबसे बेस्ट माना गया है। वैसे जो अभी की फ्रूट थिनिंग है, जो फॉल्स पॉलिनेशन होगा वो डेफिनेटली झड़ेगा। प्लांट अपने हिसाब से फ्रूट थिन कर देता है। हीरालाल शर्मा जी, कोई भी इंसेक्टिसाइड आप डालेंगे तो डेफिनेटली वो प्रेशर डालेगा आपके माइट पे, क्योंकि माइट को बढ़ावा ऐसे नहीं देते, ये प्रीडेटर को मार देते। तभी हम बोलते हैं कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत कम और बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब ज्यादा समस्या हो तभी डाले। अभी हमारे भी काफी फ्रूट्स डैमेज कर दिए कीड़े ने, मगर फ्रूट थिनिंग का ये फायदा कि हम उसको उसी वक्त कट डाउन कर रहे, काट के फेंक रहे। 2 साल के पौधों में ग्रोथ के लिए यूरिया डालना। विजय जागटा जी, विकी जागटा, ब्रदर मैं कभी भी यूरिया को डायरेक्ट उसमें नहीं डालता हूं। आप इसको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करके डालें। अगर आप 1 कट्टा यूरिया का ले रहे हैं तो 2 कट्टे कैल्शियम नाइट्रेट के मिक्स करके डालें, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा आपको। विजय कुमार जी, आपको कोई भी मिलता है जो आपके इलाके में अवेलेबल हो, मैं कैब मैग डालूंगा, बासफोलियर
कॉम्पो का। और मेरे पास कोरोमंडल का भी अवेलेबल है, लाया हुआ है मैंने। तो मेरा कोई ऐसा ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कैल्शियम को लेके, मगर आपको ये ध्यान रखना कि चिलेटेड और ऑक्साइड फॉर्म में ही स्टार्टिंग में डाले तो ज़्यादा बेहतर है, और स्प्लिट डोजेज में डाले। 30 ग्राम पेटल फॉल पे, या अब बहुत लेट हो चुके हैं लोग, 50 ग्राम से आप शुरू कीजिए, 70 डालिए, फिर 100 डालिए। और कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसा कैल्शियम डालें जिसमें के अंदर बोरॉन भी हो और हल्की मात्रा में नाइट्रोजन भी हो, क्योंकि मूवमेंट को फास्ट करता है हमारा बोरॉन। फोक सिंगर यूबी जी, बिल्कुल आप जिंक की स्प्रे कर सकते हैं, मगर कॉम्बिनेशन में आप डालेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके साथ आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। क्लोरोफिल बढ़िया बनेगा जिंक की वजह से। हितेश वर्मा जी, आप 4, 5, 6 स्प्रे डेफिनेटली करें। अमनदीप शैलर जी, एग्रोमीन और मल्टीप्लेक्स के ज्यादा फेवर में नहीं, क्योंकि वो रस्टिंग लाता है। मैंने सिर्फ वहां उसकी अप्लाई वहां करने के लिए बोला जहां आपका ओलावृष्टि हो, अदरवाइज वो रस्टिंग लाता है काफी ज्यादा फ्रूट में, इसलिए इसको अवॉइड ही करें। बोरा जी, जो फ्रूट डैमेज कर रहा है, सुंडिया हमारी, फ्रूट बोरर आप बोल सकते हैं उसको, तो उसके लिए आप जो सुंडी मारने की दवाइयाँ है आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। टकुमी बहुत अच्छा काम करता है स्पेशली इस पे। अंकुश चौहान जी, बिल्कुल आप लूना या मेरीवोन कर सकते हैं थर्ड स्प्रे में, मगर मैं डॉक्सिया डालूंगा, स्कोर और मेनकोजेब वाला सॉल्ट कॉम्बिनेशन में। ये विलोवुड कंपनी का है, इसको मैं अप्लाई करूंगा अब नेक्स्ट स्प्रे में, क्योंकि हमें सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों चाहिए। क्योंकि पहली स्प्रे के लिए हम लेट हो चुके थे, आपको जैसा कि पता है साइज बहुत बड़ा हो चुका है। एक स्प्रे हमारी छूट गई है, क्योंकि फ्लावर बहुत लंबा चला सबके, जैसे आप सभी लोगों को पता है। उस वजह से समस्या आई, चलो समस्या तो नहीं कहेगी कि एक स्प्रे छूट गई हमारी फंगस साइड की, इसीलिए हमने पहली ही एरागोन की स्प्रे करी। इसीलिए क्योंकि पहली स्प्रे छूट चुकी थी, हम लेट थे। भट्ट जी, बिल्कुल आप मेजेक्सर के साथ स्कार्डी प्लस डाल सकते हैं। स्केल आजकल आपको एचएमओ करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा, काफी कंट्रोल मिलेगा आपको। और आप 2 स्प्रे भी कर सकते हैं ऑयल की। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि आपकी फंगिसाइड कौन सी है, अदरवाइज रिएक्ट करेगा। मैं पहले भी अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बता चुका हूं, खास तौर पर कैप्टान टाइप में ऐसी फंगिसाइड जब आप आगे या बाद में करते हैं और उसके बीच में ऑयल बिल्कुल भी ना करें, टॉक्सिसिटी आ जाएगी पूरे बगीचे में, पीला पड़ जाएगा बगीचा। तो बहुत ध्यान रखना है कि भाई ऑयल डालते हुए कि आपकी पहली स्प्रे क्या है और बाद की स्प्रे क्या है। अदरवाइज आप मेरा शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, रोज आपके बीच है जो भी एक्टिविटीज हम बगीचों में करते हैं। भाटिया जी, टफ गौर रोगर, आप इसको ब्लैक एफिड्स के लिए कर सकते हैं। नेगी जी, रोगर और टफागौर नहीं मारेगा आपकी फ्रूट बोरर को, वो सकिंग पेस्ट को मारेगा। जितने भी सके, इवन यहाँ तक कि माइट को भी मारेगा फर्स्ट फेज में, जो अडल्ट हो चुकी है। आपके वुलिया फीड को कंट्रोल करेगा, आपके ब्लैक रोजिया फीड को करेगा, सेला को करेगा, जो गोंद सा निकालते हैं फ्रूट से, वो उन पे करेगा सकिंग पेस्ट पे काम। आज मेरा ज़्यादा मकसद यही था कि
आप फ्रूट थिनिंग पे फोकस करें और अपने बगीचे में जाके मॉनिटरिंग करें। फ्रूट बोरर कितनी मात्रा में है, क्या आपको स्प्रे की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप स्प्रे तभी करें जब ज़्यादा प्रकोप हो कीड़ों का। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर थोड़ा बहुत डैमेज करेगा तो करने दीजिए, उसके लिए आपको हर चीज़ के लिए आपको स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और माइट को आप चेक करिए, मेरे पास तो अपना टूल अवेलेबल है माइट को चेक करने के लिए। मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों से साझा की थी ये वीडियो कि आप ऑनलाइन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। ये आपके डायरेक्ट फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, आपके USB डाटा के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसकी कैपेसिटी 1600x है। ये जो रस्ट माइट है वहाँ तक भी आपको दिखा देगी। पॉल इकबाल जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। गगन जी, इतना करने की जरूरत नहीं है। जिन ट्रैक को आप स्पेशली कर दे, आप कॉम्बिनेशन में डालिए, उतनी कॉस्टिंग में आपकी बहुत सारी न्यूट्रिशन और भी पड़ जाएगी। संजय शर्मा जी, एलिका आप डाल सकते हैं मगर बहुत उसमें, मगर ये प्रेडिटर को पूरी तरह मार देगी। ये भी आप देखिए, माइट के चांस ज्यादा हो जाएंगे आपके। तो बागवान साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारा फ्रूट थिनिंग का कार्य चल पड़ा है। आप लोग भी अपने बगीचों में फ्रूट थिनिंग करें, जिनके काफ़ी फ्रूट लगे हैं, स्पेशली लो हाइट और मिडल में काफ़ी अच्छा फ्रूट सेट है इस साल। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि हाइट वाले ऑर्चर्ड से भी आप लोगों से लाइव से जुड़ूं। चंद्रशेखर जी, कर सकते आप। किरण नेगी जी, सोलोमन बहुत अच्छी दवाई है, महंगी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल जीतू शर्मा जी, बहुत सारे लोगों की वायरस को लेके क्वेश्चन है और हमारे अपने बगीचे में भी काफ़ी वायरस है, ऐसा नहीं है। और मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को आखिरी में, स्पेशली मैं कुछ लोगों को एक मैसेज भी देना चाहूँगा। मेरी भी एक लिमिटेशंस है, फ़ोन उठाने की मेरी भी एक लिमिटेशंस है। मैं हर आदमी के फ़ोन नहीं उठा सकता, हर दिन नहीं उठा सकता। और कृपया करके आप लोग ज़्यादातर वीडियो पे फोकस करें, वीडियो देखिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई समस्या है तभी आप मुझे फ़ोन कीजिए। अच्छा नहीं लगता ये बोलना, मगर मजबूरी है और इतनी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं हर इंसान के फ़ोन उठा पाऊँ। 150 से 200 फ़ोन कॉल्स आते हैं। मुझे लगता है कि ग्रुप्स की बात करें तो 5000 से ऊपर ग्रुप्स में मैसेजेस आते होने या पर्सनल मैसेजेस आते होने। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी का जवाब दे पाए और हर दिन दे पाए। आपको अगर बगीचे में इस तरह के लीव्स, इस तरह की पत्तियां मुड़ी हुई, ये देखिए, ये सारा वायरस है। आप इसके लिए कोई भी दवाई ना डालें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ इस तरह के सिम्टम्स, इसका कोई इलाज नहीं है। ये खुद ही गिर जाएगी इसके कुछ दिनों के बाद, और नई जो लीव्स आएगी वो फ्रेश आएगी। ये हमेशा आपके प्लांट्स में रहते। अगर आपके कम मात्रा है तो आप इसके लिए कर सकते कि मार्क कर दीजिए। जैसे ये वाला प्लांट है, मुझे तो अपने बगीचे में लगभग
99% पता है कि भाई किस प्लांट्स में बीमारी है। एक तो आप ऐसे पत्तों को मार्क कर दे, प्रूनिंग करते हुए अपने टूल्स को सैनिटाइज करें अल्कोहल के साथ या H2O2 के साथ या फायर करके, जैसे भी आप करते, या तो बाकी बगीचों को पहले कर दे और इन्फेक्टेड ट्रीट को सबसे लास्ट में प्रूनिंग करे, या फिर सबसे पहले इन्फेक्टेड पौधे को ट्रीट करे और उसके बाद बाकी बगीचों में प्रूनिंग करे। ये लाइलाज बीमारी है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप इसको प्लांट को अपरूट करके इसको जला के खत्म कर दे, तभी ये वायरस खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सेब के अंदर फ्लो करता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है अभी तक पूरी दुनिया में। आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ इसको डाल के। कुछ ऐसे पत्ते भी आपको मिलेंगे। आपको सबसे ज्यादा टूल्स का ध्यान रखना है, स्पेशली इस बीमारी के लिए। ये साइड में थोड़ा सा दाग होता है, और अगर कोई आपको इसके लिए दवाई की ट्रीटमेंट बताता तो बड़ा ये हंसने वाली बात होगी कि इसका कोई इलाज नहीं है। दवाई वाला अपनी दवाई बेचेगा, कंपनी वाला अपनी दवाइयाँ बेचेगा, मगर इसका वैसे अभी तक, ऐसा नहीं कि भविष्य में नहीं होगा, मगर इसका कोई भी इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं। कुछ इस टाइप के लीव्स होंगे। और ये समस्या सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों के है जिन्होंने नई वैरायटीज लगाई है, जिन्होंने कल में परचेज की है या फ्री में भी कहीं से ली है। जो लोग रॉयल पे बागवानी कर रहे हैं, हाइट्स में स्पेशली, उनके बगीचों में वायरसेस नहीं है अभी, क्योंकि वो वैरायटीज को चेंज नहीं करे और बडवुड एक्सचेंज नहीं करे। इसलिए बोला जाता है कि अपना बडवुड बैंक तैयार कीजिए। कल में खरीदना एक तरह से बम के ऊपर बैठने के समान है इस वक्त, स्पेशली तब जो बडवुड सेलर है, अगर आपको वो वायरस फ्री बडवुड नहीं देता। और पूरे हिमाचल में, क्या भारत में, अभी मुझे नहीं लगता कि वायरस फ्री कोई ऐसा ऑर्चर्ड स्थापित है। सबके बगीचों में वायरस है, सिर्फ दिखाते नहीं है, सिर्फ बेचते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कल में ना खरीदे, मुझसे भी ना ले फ्री में, या किसी और से भी ना ले। सबसे अच्छा वे ये है कि आप अपना बडवुड बैंक खुद तैयार करें अपने घर में। जो इम्पोर्टेड प्लांट्स है या कोई ऐसे जेन्युइन पर्सन है, एक पर्सन मुझे ऐसे मिले चौपाल के अंदर, दिनेश प्रेमटा जी, जो हर प्लांट को प्रॉपर सैनिटाइजेशन के से ही करते हैं। एक भी बडवुड वो वायरस वाली ना देते हैं, ना वो तैयार करते हैं। कुछ प्लांट जो अपने बगीचों में उसको मैक्सिमम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अप्रूट करके, अगर कोई वायरस बाहर से आता भी है। सबसे बड़ा बगीचा उनका है, उनका मैंने काम देखा। हम भी इतना नहीं कर सकते, फिर भी हमने 99% देखते हैं कि किस प्लांट्स में, और कोशिश मेरी ये रहती है कि हम उस पौधे से कलमे दे आपको जिसमें वायरस नहीं है। हमारे बगीचों में वायरस ही, मेरे बगीचे में भी वायरस कलमों से आया। जब बडवुड एक्सचेंज हुई तो उसमें वायरसेस आए। ना कैंचिए का ध्यान, ना पौधे का ध्यान। स्टार्टिंग में तो हम मजबूरी समझ सकते, मिलती नहीं थी कल में, मगर आज आपके पास अगर जेन्युइन बडवुड है, आप अपने 2, 4, 5 पौधे जरूरत के अनुसार अपने तैयार करें, उससे फ्रूट्स ना ले, स्पेशली उसको बडवुड बैंक रखिए। अदरवाइज पूरा बगीचा तबाह कर देगा ये वायरस आपका। तो आपको इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखना है अपने बगीचों में। और वायरसेस इतने फैल चुके हैं, कई बगीचे तो 80% तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है बागवान साथियों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे और नया कुछ सीखेंगे बागवानी की बातों में। तब तक जय हिंद, जय बागवान।